अब आप लोगों को इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कराने जा रहा हूँ। पहले मेथड डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन कराते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन हो गए जो इम्पॉर्टेंट कराने थे। आपको इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो आपको AK2 में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। Of the second kind, improper integral of second kind। जो improper integral of second kind डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लीजिए। द improper integral, integral of the form a to b fx dx where a and b are finite constant the improper integral of the form a to b fx dx where a and b are finite constant and fx is continuous in open interval a comma b and has fx is continuous in open interval a comma b and has infinite discontinuity at पहला नंबर है x इक्वल टू a और सेकेंड नंबर है x इक्वल टू b और थर्ड नंबर है आपका x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड फोर्थ फोर्थ स्टेप मेथड है आपका, डिस्कस करेंगे अभी। एंड हैज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a पे पॉइंट पे, चूँकि हियर a एंड b आर फाइनाइट वैल्यू, दोनों फाइनाइट वैल्यू है। अगर a और b अगर a इक्वल टू पे ये फंक्शन fx का हमारा डिसकंटिन्यूस इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मीन्स होता है कि अगर लोअर लिमिट x इक्वल टू a पुट करें और fx की वैल्यू इनफाइनाइट फाइंड हो जाए, इसका मतलब जो फंक्शन हमारा जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो इसीलिए चार मेथड है। पहला हमारा है कि एंड हैज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। पहला है स्टेप लोअर लिमिट पुट करने पर fx इनफाइनाइट हो। सेकेंड नंबर है r अगर इस पर नहीं इनफाइनाइट है तो सेकेंड है अपर लिमिट पुट करने पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। अब मान लीजिए पहला और दूसरा है ही, थर्ड क्या है, a पर भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो और b पर भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, ये थर्ड नंबर हो। चौथा नंबर है कि fx इज कॉन्टीन्यूअस एंड fx इज continuous in open interval a to b except at x इक्वल टू c। मतलब एट x इक्वल टू c पॉइंट छोड़ के fx इज कॉन्टीन्यूअस इन a एंड b, मतलब a और b पर दोनों पे कॉन्टीन्यूअस हो।
चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप है ना तो x इक्वल टू ए पुट करने पर एफ एक्स इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस हो और ना तो x इक्वल टू बी पुट करने पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, लेकिन a और b के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिस पर फंक्शन एफ एक्स इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, उसके बीच का ले रहे हैं x इक्वल टू सी, वेयर a लेस देन c लेस देन b। ये हो गया कामा एट एक्स इक्वल टू सी मीन्स ए लेस देन सी लेस देन बी वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी। उस केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो कब हो कि मतलब x इक्वल टू सी पे। तो ये आपको 4 मेथड है, चारों मेथड से आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला आपका मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है आपका, इसमें से फर्स्ट ले लीजिए आप। पहला है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। हेडिंग है आपका, पहला ले रहे हैं, पहला सॉल्व करने जा रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। मतलब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू ए। द फंक्शन f x is continuous the function f x is continuous for all points except at x इक्वल टू ए। x इक्वल टू छोड़कर सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक्स इक्वल टू ए पॉइंट को छोड़ के सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है उसके लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए। देन ये फार्मूला है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, देख लीजिए आपको x इक्वल टू ए पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ x इक्वल टू लोअर लिमिट है। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ लेंगे हम लिमिट, मेथड आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया a प्लस एप्सिलॉन इन टू बी। इसको चूँकि x इक्वल टू ए पर एफ एक्स हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, जो एफ एक्स है x इक्वल टू ए पे इनफाइनाइट आ रहा है, इसलिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए है आपका। तो x इक्वल टू ए पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है, इसलिए ए को ऐसा बनाना है कि एक ऐसा वैल्यू बनाना है जिस पे एफ एक्स इनफाइनाइट ना आवे। उसके लिए हम मान लेते हैं एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन टेंड टू 0 है। 0 नहीं है लेकिन एप्सिलॉन टेंड कर रहा 0। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस समझिए या आपको जो भी समझिए, स्मॉल क्वांटिटी समझिए। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 ए प्लस एप्सिलॉन इनटू बी, ए में जोड़ लेंगे तो जैसे फार आपको डिस्टेंस ही समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका ए और बी है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू बी है। अब x इक्वल टू ए पर फंक्शन जो एफ एक्स की वैल्यू है इनफाइनाइट है, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे इनफाइनाइट है और यहाँ इनफाइनाइट नहीं है। पहला केस है हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए पर ये क्या आ रहा है आपका फंक्शन एफ एक्स इनफाइनाइट आ रहा है। तो हम x इक्वल टू ए पर नहीं, यहाँ अगर हम a प्लस एप्सिलॉन कर दें, एप्सिलॉन जो 0 नहीं है लेकिन 0 से बड़ी संख्या है, अगर वहाँ से मतलब इसका कुछ डिस्टेंस x इक्वल टू ए को बढ़ाकर उसके नेबरिंग कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस हो गई a प्लस एप्सिलॉन।
अब इस पर अगर x इक्वल टू ए प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे फंक्शन पे, तो वहाँ जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, क्योंकि x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन इनफाइनाइट है। लेकिन जैसे ही x इक्वल टू ए प्लस एप्सिलॉन कर देंगे उस पर एफ हमारा जो है इनफाइनाइट नहीं आएगा। ऐसे केस के लिए इस केस के लिए मेथड ये डिस्कस किया हूँ। तो जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट आता है उसमें एप्सिलॉन जोड़ लेंगे, एप्सिलॉन टेंड टू 0 है। सो एफ dx। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए इसको देख सॉल्व कर रहे हैं, ये आ रहा है द लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट से हम मान लेते हैं L1 आ रहा है। ठीक है, इसको क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और मतलब एग्जिस्ट का मतलब वो इंटीग्रेट होगा, और इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट L आ रही है, फाइनाइट आ रहा है, मान लेते हैं L1 आ रहा है। अब जब L1 इज फाइनाइट है तो इसका मतलब देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल converges and has the value L1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। एंड अदरवाइज डाइवर्जेस, मतलब यदि ये फाइनाइट नहीं है, L1 की वैल्यू अगर फाइनाइट ना आई, फाइनाइट की जगह पे इनफाइनाइट आ गया, तो इसका मतलब जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज होगा। अगर फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेज होगा। अगर इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेज, इसीलिए अदरवाइज डाइवर्जेज। ये हो गया आपका पहला मेथड था जो x इक्वल टू ए के लिए इनफाइनाइट है। सेकेंड है आपका है, सेकेंड में है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू बी, ये हेडिंग है। तो सिमिलरली यहाँ जैसे इसको किया हूँ वैसे सिमिलरली यहाँ देख लीजिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0। अब देख लीजिए यहाँ जब x इक्वल टू बी पे इनफाइनाइट हो रहा है, तो यहाँ x इक्वल टू बी है, यहाँ इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसके आगे तो है ही नहीं, ए टू बी हमारा है, तो इसके आगे नहीं है, तो इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे, इसमें मान लेते हैं एप्सिलॉन यहाँ पे है, यहाँ आपका वैल्यू है जो है x जो है ए बी माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा x इक्वल टू बी से पहले बिफोर ले लेंगे, जो एप्सिलॉन टेंड टू 0 है, एप्सिलॉन टेंड टू 0 है, बी से x इक्वल टू बी से जस्ट बिफोर पॉइंट ले लेते हैं बी माइनस एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन टेंड टू 0 नॉट 0 बट टेंड टू 0 एप्सिलॉन है, यहाँ हम ले लेते हैं बी माइनस एप्सिलॉन। जब हम अपर लिमिट पे यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू बी पे अगर ये इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ फार्मूला में लिखने के लिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, अपर लिमिट में से एप्सिलॉन को घटाएंगे, ये ट्रिक है, क्योंकि हमें बी पॉइंट मैक्सिमम है, इसके अंदर लेंगे तो उस पॉइंट पे ये इनफाइनाइट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए टू बी माइनस एप्सिलॉन, ये आया एफ एक्स डी एक्स, ये चीज़ आया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये द लिमिट एग्जिस्ट एंड यूनिक या फाइनाइट से हम मान लेते हैं ये आपका L2 आ गया। देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, then the improper integral converges and has the value L2, has the value L2 and otherwise
अदरवाइज डाइवर्जेज, मतलब डाइवर्जेज कब होगा, जब ये फाइनाइट ना कि इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड होती है, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेज। तो ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड के केस के लिए अब आपको थर्ड है आपका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, मतलब दोनों पॉइंट पे x इक्वल टू a पे भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है और x इक्वल टू b पे भी फिर जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ऐसे केस के लिए देख लीजिए a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 a माइनस एप्सिलॉन, और एक हम अदर ले लेते हैं यहाँ b के जगह पे, ये कोई c ले लेते हैं, c इज़ फाइनाइट कांस्टेंट इंक्लूडिंग 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट जाई टेंड टू 0, ये हो गया a टू b माइनस जाई इंटू एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि आपको यहाँ a पे भी 0 हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा फंक्शन, b पे भी इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए a के लिए यहाँ जो वेयर c की जो वैल्यू है c कैंसिल हो जाएगा, वेयर c इज़ फाइनाइट कांस्टेंट इंक्लूडिंग 0, ये चीज़ हो गया। अब आपको यदि मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है L3, सपोज इसकी वैल्यू आ गई L3 और इसकी वैल्यू आ गई आपको L4, क्योंकि विच इज़ फाइनाइट, ये क्या चीज़ है, ये भी द लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, द लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो उस केस में मान लेते हैं L3 आ गया और इसकी वैल्यू आ गई L4। अब दोनों अगर बोथ L3 एंड L4 आर फाइनाइट, अगर दोनों ये भी फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है, ये भी फाइनाइट फाइंड हो रहा है, इफ़ बोथ L3 एंड L4 आर फाइनाइट, अगर दोनों फाइनाइट है, इफ़ बोथ L3 एंड L4 आर फाइनाइट, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल converges and has the value L3 प्लस L4, ये वैल्यू हो जाएगा जोड़ के, ये आंसर हो जाएगा आपका। एंड इफ L3 इज फाइनाइट, L3 is finite and L4 is infinite, or L3 is infinite and L4 is finite, or both L3 and L4 are infinite,
infinite, then the improper integral is diverges. Then the improper integral is diverges. ये हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चन इस पे कराएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप